मैं इनकार कर चुकी हूँ। दिल ही दिल में खुद को डपटती हुई इसे जवाब देती घूम कर बेड की दूसरी साइड पर आ गई। मेहदस का दिल इसकी संग दिली पर झुलस रहा था। जितना वो इसकी तरह बढ़ रहा था इतना ही वो लड़की से दूर भाग रही थी। इसकी कैफियत से बेनियाजी बरतती वो अपनी साइड पर लेट गई। हुरप, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसकी भारी आवाज़ में गुस्से की आमेजिश थी। नहीं, मैं बहरी हो चुकी हूँ। करवट के बल लेट चुकी वो चेहरे पर कुशन रखते हुए बोली। मेहदस ने सुलगती नज़रों से इसकी पुश्त को घूरा। वो आंखें बंद किए पड़ी रही, पलट कर नहीं देखा था। मेहदस ज़रा सी कोशिश के बाद लेट गया। गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। वह हनूज़ अपनी पोजीशन में ही थी। इसने एक पल को आंखें बंद की। बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। हूर, प्लीज़ यहाँ आओ। वो बेबस हुआ था। अगर आ सकते हैं तो आप खुद आ जाएं, वो नींद से बोझल आवाज़ में बोली। और मेहदस को लगा एक बार फिर इसने इसे ताना दिया। वो बिल्कुल कोने में सिमटी लेटी थी। इन दोनों में 2 हाथ का फासला था कि जिससे अगर वो पार्ट भी लेता तो इसे जालिम लड़की से कुछ بعید नहीं था कि वो सोफे पर जा बैठती। और वाकई वो ऐसा ही करती। इसकी जानिब बढ़ा हुआ अपना हाथ वापस खींचता अपनी आंखें बंद कर गया। रगों में दौड़ता खून उबल रहा था, लेकिन इसे जब्त करना था। और अब चुपचाप आंखें नीचे पड़ी रही। इसे सख्त नींद आ रही थी, लेकिन सैयद नूर आलम साहब की बातें इसके जहन में गर्दिश कर रही थी। मेहदस इब्राहिम का माजी से सोने नहीं दे रहा था। मेहदस की तरफ से खामोशी पाकर उसके अंदर बेचैनी से बढ़ गई, लेकिन वो मुंह लपेटे यूं ही पड़ी रही। जब काफ़ी देर गुजर गई, इसने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। वह आंखें बंद किए गहरे सांस ले रहा था। इसे सोया हुआ देखकर हुरप को कुछ सुकून मिला। वो कुछ देर इसके सोने का यकीन करती रही। फिर इसे एक ही पोजीशन में सोते देखकर वो इसकी जानिब खिसकी। इसके करीब हुई थी। शायद वो ऐसा न करती, लेकिन अल्लाह का खौफ और अपने मिजाजी खुदा की तमन्ना ने इसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। धड़कते दिल के साथ बहुत आहिस्तगी से इसने मेहदस के शाने पर अपना लरसता हाथ रखते हुए अपना सर इसके सीने पर रख दिया था। हुरप को लगा जैसे मेहदस के दिल की धड़कन तेज़ हुई हो। तो क्या वो जाग रहा था? वो घबरा कर सीधी हुई और अपनी नज़रों के करीब इसका चेहरा देखा। इसकी बंद पलकें साकित थी। अध खुले शफाफ लबों से गहरे सांस खारिज होते हूर के पेशानी को छू रहे थे। एक हाथ इसके बाजू पे जबकि दूसरा इसके सीने पर रखे वो लेटे लेटे ज़रा सा उठकर इसका चेहरा देख रही थी, जो इसकी गहरी नींद का पता दे रहा था। हूर ने अपनी पलकें झपकाईं। वो शानदार मर्द किसी भी तरह ठुकराए जाने के काबिल नहीं था। यूँ सोते में इसके लबों की हियत हूर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। हूर ने हाथ बढ़ाकर अपनी शहादत की उंगली से इसके लबों को छुआ। ऐसा करते हुए इसका दिल शिद्दत से धड़का था। वो यकटक उसकी जानिब देख रही थी, जिसका चेहरा नीम तारीकी में चांद से मुशाबे था। हूर ने इसके लबों को अपनी उंगलियों से बंद किया, फिर जल्दी से वापस इसके सीने पर सर रख दिया, यूँ जैसे कोई चोरी की थी और अब पकड़े जाने का डर था। मेहदस इब्राहिम का दिल अब अपनी रफ्तार से धड़क रहा था, जैसे हुरब की कुर्बत पर सरशार सा था। वह आंखें मौन कर सोने की कोशिश करने लगी। फिर वाकई थोड़ी देर में छोटे छोटे सांस लेने लगी। इसकी जलती दुखती आंखें गहरी नींद के बाइस पुरसकून सी हो गई थी। इसने यूँ मुतमईन सा सोता हुआ महसूस करके मेहदस की बंद पलकों ने ज़रा सी जुम्बिश की थी। इसने अधखुली आंखों से हुरब की जानिब देखा, जो दुनिया माफिया से बेखबर इसके सीने पर सर रखे सो रही थी। बहुत आहिस्तगी से इसने अपना तवाना बाजू इसके गिर्द लपेट लिया। पूरी आंखें खोलते हुए बहुत धीमे से मुस्कुराया था। हूर का अपने लबों को छूना याद आया तो लबों पर खेलती मुस्कान गहरी हो गई। वो ख़ुद भी नहीं जानता था कि आज कितने अरसे के बाद वो यूँ मुस्कुरा रहा था। इसने घड़ी की जानिब देखा जो 7 बजाने वाली थी। ग्लास विंडोज़ पर गिरे भारी पर्दों के बाइस दिन की रोशनी कमरे में नहीं आ रही थी। वो दोबारा आंखें मूंद कर इसे महसूस करने लगा, जो यकीनन सारी रात की जागी हुई थी। वो आज ऑफिस देर से जाने की बाबत सोच रहा था। अब इसे हुरब के सोते रहने तक जागना था। वो खुद से सोकर इसकी सांसों की मध्यम आवाज़ों से अपनी समातों को महरूम नहीं कर सकता था। बेबस हूँ तब से, तेरे बस में हूँ जब से। वो फटी फटी बेयकीन निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी, जिसकी आंखें हमेशा की तरह सर्द और लहजा बर्फ़ हो रहा था। वजीह चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। हुमैरी की आंख से आंसू टूट कर गालों पर लुढ़क आए। लेकिन क्यों? इसके बेबस लब फड़फड़ाए। मैसम ने लब भींचते हुए एक पल को निगाह झुका ली। वो इसे पिछले 4 सालों से रोते हुए ही देख रहा था और वो जानता था कि वजह वो खुद है। ये बात बहुत पहले से तय है जोहा। इसमें क्यों का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। भरपूर संजीदगी से कह रहा था।
हुमैरी की जान जाने लगी। क्या 4 साल इस तयशुदा फैसले को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है? अपने आंसू हलक में उतारने की नाकाम कोशिश करती वो लरसती हुई आवाज़ में पूछ बैठी, ये 4 साल मुझे नहीं बदल पाए तो फिर मेरा फ़ैसला कैसे बदल सकता है? इसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बेतासुर लहजे में बोलता वो संगदिली की इंतहा कर गया। क्या मैं, मेरा वजूद, मेरा दिल, मेरे जज्बात, मेरे आंसू, ये सब काफ़ी नहीं है आपको बदलने के लिए? अपनी सिसकियों का गला घोंटती बड़ी हिम्मत से बोली थी। इसकी आंखों के आंसू और लबों से निकलते अल्फाज मैसम मजहर के अंदर तूफान सा बर्पा कर गए थे। इसने एक झटके से इसके बाजू छोड़ दिए। मुझसे इस किस्म की बातें मत करो प्लीज़, मुझ पर असर नहीं होगा। अपने चेहरे का रुख मोड़ते हुए बेहिसी से बोला था। तो फिर किन बातों का असर होगा? मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन यूँ मत करें, मैं बीवी हूँ आपकी। इसके कंधे पर अपना हाथ रखते भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मैसम ने ज़ख्मी निगाहों से इसकी जानिब देखा। मैं तुम्हारा कोई हक अदा नहीं कर सकता जोहा। हनूस संजीदा था। हुमैरी की आंखों में उमड़ती नमी बढ़ने लगी थी। मैंने मांगा ही कब है? वो रोते हुए बोली। तो फिर ख़ुद को मेरी बीवी क्यों कह रही हो? मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ पलटता सर्द महरी से बोला। हुमैरी धुंधली नज़रों से यकटक इसकी जानिब देखती इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अगर एक मर्द अपने निकाह में मौजूद औरत को इसका हक ना दे तो मर्द इस औरत का शौहर और वो औरत इस मर्द की बीवी नहीं कहलाती। तो मेरी बीवी नहीं हो जोहा, नहीं हो। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला था। हुमैरी का दिल चूर चूर हुआ था। ब्राउन आँखों की सुर्खी ऐसी अजियतनाक थी जो मैसम का दिल एक पल को साकित कर गई थी। बड़ी मुश्किल उससे बोल पाया था। तुम एक अच्छा लड़का डिज़र्व करती हो। इसकी आवाज़ भारी थी और पुरअज़ियत भी। इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता मैसम। इसके कंधे पर रखा अपना हाथ इसके दिल के मुकाम तक लाती वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। मैसम ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर पीछे हटाया था, जैसे धड़कनों का राग इसकी हथेली से छुपा हो। और मैं कहता हूँ इस दुनिया में मुझसे बुरा लड़का कोई नहीं हो सकता। हुमैरी ने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। आप बुरे नहीं हैं, बिल्कुल बुरे नहीं हैं। आप बस मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। वह रफ्ता निगाहों से इसका चेहरा देखती भीगी हुई आवाज़ में बोली। बात तो वही है ना, पीछे बचता ही क्या है? इसके सामने से हटता वो धीमी आवाज़ में बोला। पीछे? पीछे दिल बचता है, जोहा का दिल। जोहा की मोहब्बत बचती है। मैसम आप? वह रवानगी से बोलती इसके पीछे लपकी। जब इसकी जानिब पलटते हुए मैसम ने इसकी बात काट दी। मेरी मोहब्बत, मेरा दिल मर चुका है। आज नहीं, 4 साल पहले ही मर गया था, आम के साथ। मेरे जज्बात भी इसके कब्र में दफन हो चुके हैं जोहा बीबी। तुम अपने दिल की बात करती हो, मुझ में मेरा दिल ही बाकी नहीं तो फिर मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें क्यों बर्बाद करूं और तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब करूं? क्यों तुम्हें ये अजियत दूं? तुमसे निकाह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। ये बात तुम बखूबी जानती हो। सो प्लीज़ मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी मत करो। 2 दिन बाद तुम्हारा रिज़ल्ट है। तुम्हारे ग्रेजुएशन के साथ ही मेरा फ़र्ज़ भी पूरा हो चुका है। अब जिससे मैं कहूँगा इससे चुपचाप शादी करो और इस घर से जाओ। मैं पहली बहुत अजियत में हूँ, मुझे मज़ीद तकलीफ़ मत दो। तड़क कर कटीले लहजे में बोलता चला गया। मैं सब मजहर की अपनी आँखों में इस वक्त दर्द भरी नमी सी थी। इसकी तकलीफ़ पर हुमैरी मज़ीद बेचैन हो गई थी। इसे रोते देख कर वो पलटा और वॉशरूम में जा घुसा। वो अपना सर पकड़ती बेड पर आ बैठी। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मैसम की सर्द आवाज़ इसकी रूह सुलगा रही थी। इसने अपनी आंखें मींचते हुए लबों पर हाथ रख लिए। हलक से उमड़ती चीखों का गला घोंटना इस पल मुहाल हो रहा था। सख्ती से मींची बंद आंखों में फिर से माजी घूमने लगा। ठीक ही तो कह रहा था वो। सब कुछ पहले रोज़ ही तो इस पर वाज़े कर दिया गया था। आन सुल्तान कब्र में दफन हो चुकी थी, लेकिन जाते जाते वो हुमैरी पर यह वाज़े कर गई थी कि मैसम मजहर की आंखों से बहता दर्द इसे ता क़यामत मैसम के दिल में ज़िंदा रखेगा। इस घर में आज इसका पहला दिन था, लेकिन फरहाना बेगम की बहू और मैसम की बीवी होने के नाते इसने काफ़ी हद तक घर को संभालने की कोशिश की थी। बड़ी मुश्किलों से माहिरा और फरहाना बेगम को थोड़ा बहुत खाना खिलाकर इसने सर दर्द की गोलियां खिलाई थी। इन दोनों के आंसू पोंछते हुए कई बार इसकी अपनी आंखें भी बह निकली थी, लेकिन वो जब्त कर रही थी। माहिरा बेगम सो गई तो फरहाना बेगम ने इसे अपने कमरे में जाने का कहा था। वो उनके कमरे से निकलकर ऊपर वाले पोर्शन में आ तो गई थी, लेकिन शशोपंच का शिकार थी। सामने मैसम का बेडरूम था, जहाँ इसे आज सुबह ही माहिरा बेगम लाई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती बेडरूम के अधखुले दरवाजे तक आई थी। दरवाजे पर हाथ रखकर इसे मज़ीद खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसकी बेख्तियार नज़र सामने बेड की पाइंती से टेक लगाए फर्श पर बैठे मैसम पर पड़ी। घुटनों पर हाथ रखे सर झुकाए बैठा हुआ था। बिखरे बाल सर झुकने के बाइस आंखों तक आ रहे थे।
उसके बाल आंखों पर आ रहे थे, वो इसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। एक पल को हुमैरी का दिल लर्जा था, फिर हिम्मत करके इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मैसम ने अपना सर उठाया, दुखती भीगती पलकें उठाकर आने वाली हस्ती की जानिब देखा। इसका रोया हुआ चेहरा इस पल सुर्ख हो रहा था, आंखों में दूर दूर तक शनासाई की कोई रमक नहीं थी। तुम कौन हो तुम? भारी मर्दाना आवाज़ शदीद भारी हो रही थी। हुमैरी अपने हाथों में कपकपाहट सी उतरती महसूस करने लगी। वो मैं जोहा हूँ। अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए इसने धीमी आवाज़ में से जवाब दिया। इसकी मुतरन्नम आवाज़ पर मैसम ने पलकें झपकाई, जैसे इसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। इसके जहन में झमाका हुआ था। मौलवी के कड़े अल्फाज इसकी खोई हुई याददाश्त में उभर कर इसे हकीकत से रोशनास करवा गए थे। सामने खड़ी लड़की इसके निकाह में थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी ने भेजा है। इसे खड़ा होते देखकर वो मिनमिनाई। ये घर बहुत बड़ा है, तुम प्लीज़ किसी भी दूसरे रूम में चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ। दरवाजे की तरफ इशारा करता बड़े ज़ब्त से बोला था। हुमैरी को तशवीश होने लगी। मुझे आंटी ने यहीं रहने का कहा है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हुमैरी ने जल्दी से कहा, मुबादा वो इसे हाथ से पकड़कर ही कमरे से ना निकालते। इसके जवाब पर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच गया। तुम्हारी आंटी ऑलरेडी मेरा काफ़ी नुकसान कर चुके हैं, अब ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान कर दूँ। सो बेहतर यही है तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज़। वो दबा दबा से इस पर चीखा। हुमैरी का दिल इसके दुरुस्त अंदाज पर उछल कर हलक में आ गया। प्लीज़ आप यूँ गुस्सा मत करें, आंटी भी तो आन आपी की डेथ की वजह से बहुत रोई हैं। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो वो और रोएंगी। इसके सामने हाथ जोड़ते नम आवाज़ में घिघी आई। हुमैरी के मासूम अंदाज पर वो एक पल को चौंक गया। वो लड़की इससे काफ़ी छोटी थी, इसका अंदाज़ा इसे बखूबी हो गया था। मैं तो ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दें। मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। मैसम ने सुर्ख आँखों से इसे घूरा। मैं सोना चाहता हूँ और तुम्हारी मौजूदगी मुझे सोने नहीं देगी। इसके मुकाबिल आकर ठहरते हुए संजीदगी से बोला। लरसती पलकों की झालर कभी उठाती कभी गिराती हुमैरी की सांस से इसके यूँ मुखातिब करने पर बेतरतीब हो रही थी। मैंने कहा तो है मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मैं यहीं कहीं। बोलते हुए इसने बात अधूरी छोड़ी और इतराफ़ में नीचे फ़र्श पर नज़र घुमाई। मैं यहाँ इधर ज़मीन पर सो जाऊँगी, मेरी वजह से आपको कोई तंगी नहीं होगी। आप प्लीज़ मुझे यहीं रहने दें। दाईं जानिब सोफ़े के पास बिछे टेबल कारपेट की तरफ इशारा करती वो रवानगी में बोलती चली गई। मैसम ने एक नज़र फ़र्श की तरफ देखा, फिर हुमैरी पर एक सर्द नज़र डाली। मेरी एक बात सुन लो लड़की, तो मेरे कमरे में रहो या ना रहो, तो मेरी ज़िंदगी में तो नहीं रहोगी। ठहर ठहर कर बर्फ़ लहजे में बोला था। वो इसका नन्ना से दिमाग साफ कर देना चाहता था। हुमैरी की झुकी निगाह मज़ीद झुक गई। आंसू हलक में ही अटकने लगे। ये निकाह मैंने मजबूरी में किया है, वरना मैं सिर्फ़ और सिर्फ आन से मोहब्बत करता हूँ। अगर वो ज़िंदा रहती तब भी मैं तुम्हें तलाक दे देता, मगर वो अब नहीं है तो मैं अब भी तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लो। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, वो मिल चुका है। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तो मेरे निकाह में रहोगी। हालात और वक्त बदलते ही मैं तुम्हें इस कागज़ी ताल्लुक़ से आज़ाद कर दूँगा। हुमैरी की हालत से अनजान बेतासुर लहजे में कहकर वो पलट गया। दो आंसू बहुत आहिस्तगी से इसके गालों पर फिसल आए थे। इसने भीगी नज़रें उठाकर मैसम की जानिब देखा। वो बेतरतीब अंदाज में बेड पर उल्टा लेट चुका था। हुमैरी ने अपने भीगे गाल रगड़े और छोटे छोटे कदम उठाती जहाज़ी साइज सोफ़ा के करीब आकर नीचे फर्श पर बैठ गई। सोफ़े से टेक लगाकर इसने अपनी दुखती आंखें मूंद लीं तो इसका मुस्तकबिल फिर से सवालिया निशान बन चुका था। इसके थके हुए दिमाग ने सवाल पूछा था, जवाब में महज आंसू ही थे जो बड़ी तेज़ी से इसकी आंखों से बहने लगे थे। मैसम मजहर के कमरे में वो पहली रात बड़ी कठिन गुजरी थी। हुमैरी को गुजारना मुहाल हुई थी, लेकिन अगली सुबह इसकी सोच के बिल्कुल बरक्स थी। इसकी बातें सुनकर फरहाना बेगम ने इसे हौसला दिया था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने मैसम से बात भी की थी और काफ़ी बहस के बाद मामला कुछ यूँ तय हुआ कि मैसम को हुमैरी के ग्रेजुएशन कर लेने तक उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था। गो कि ये अरसा मैसम के लिए कठिन सही, लेकिन इस छोटी सी लड़की के मुस्तकबिल के लिए इसने खुद पर जबर कर लिया था। गुज़रे 4 सालों का एक एक लम्हा भारी था। भला वो कैसे अपना ये फ़ैसला भूल सकता था। तो अब जबकि 2 दिन बाद उसका रिज़ल्ट आने वाला था तो मैसम मजहर इसे इसकी रिहाई का मज़दा सुना रहा था। वो रिहाई जो पा लेने के बाद शायद वो एक पल भी जी ना पाती। मैं पूछती हूँ किस वक्त का इंतज़ार है आपको? 20 बरस की हो चुकी है वो। किसी रोज़ बिठाएं इसे और कागजात पर दस्तखत करवा लें।
وہ بھی اپنی پوری ذمہ داری پوری کرے اور ہماری بھی جان چھوٹے اس مصیبت سے۔ یہ اس عورت کی تلخ آواز جو رشتے میں اس کی سوتیلی ماں تھی۔ ذرا تحمل سے کام لو، یہ سلسلے اتنی جلدی طے نہیں ہوتے۔ اگر لغاری کو پتہ چل گیا نا کہ حورب کے نام کروڑوں کی جائیداد ہے، تو یہ جائیداد ہمارے نام ہو جانے کے بعد بھی وہ ہمیں نہیں بخشے گا۔ وہ ادھیڑ عمر وکیل جس سے رابی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، وہ ان کی بات کر رہے تھے۔ بہت ٹیڑھی چیز ہے وہ، اپنے بائیں ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے سراج سلطان صاحب اپنے مخصوص روبدار لہجے میں بول رہے تھے۔ پردے کی اوٹ میں چھپی رابی کو فقط ان کی ٹانگیں اور ان کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ ارے تو ضرورت ہی کیا تھی اس سے رابی کی بات طے کرنے کی؟ کوئی کم عمر غریب سا لڑکا ڈھونڈ لیتے، تمہاری بیٹی کو بھی سکون رہتا اور ہمیں بھی۔ فاخرہ بیگم نے ناک چڑھا کر کہا۔ سلطان صاحب پرسوچ نظروں سے اپنے سامنے رکھی میز کو گھور رہے تھے۔ میں نے کہا تو تھا کہ اسید سے ہی کر دیتے ہیں اس کی شادی، لیکن تمہیں اس پر بھی اعتراض تھا۔ اب مجھے کچھ سوچ لینے دو۔ حقیقتاً اس معاملے میں پریشان تھے۔ اسید کے نام پر رابی کا دل دھڑکا، جبکہ فاخرہ بیگم نے کڑوا سا منہ بنایا۔ بھلا وہ کیسے اسید جیسے پڑھے لکھے خوبصورت لڑکے سے رابی کی شادی ہوتی دیکھ کر برداشت کر سکتی تھیں؟ میرے پاس ایک بہترین حل ہے، اگر تم مان لو تو۔ فاخرہ بیگم کچھ دھیمی رازدارانہ آواز میں بولی تھی۔ رابی کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا، جانے وہ اب اس کے باپ کو کون سا مشورہ دینے والی تھی۔ کیسا حل؟ وہ صوفے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ رابی کو ان کا خوبصورت چہرہ نظر آیا تھا، اس ان دونوں نفوس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مار دو اسے، کل موہی جب تک زندہ رہے گی ہمارے لیے عذاب ہی رہے گا، کوئی ترکیب سوچو اور مار دو اسے۔ نفرت سے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتی وہ بول رہی تھی۔ ان کی تجویز سن کر رابی کی آنکھیں ساکت ہی رہ گئیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جس پر اسے آج پہلی بار اس سانپ کا گمان ہوا تھا جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی اولاد کو نگل جایا کرتا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے فاخرہ؟ دھیمی آواز میں ان پر گرجے تھے۔ رابی کا دل ہنوز دھک دھک کر رہا تھا۔ میرا تو ٹھیک ہے، مجھے تمہارا ٹھیک نہیں لگ رہا سلطان۔ وہ ہاتھ نچا کر چنگھاڑتی ہوئی آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو جاہل عورت، بیٹی ہے وہ میری۔ مٹھیاں بھینچتے گرائے تھے۔ واہ، تو اب یاد آ رہا ہے کہ وہ بیٹی ہے تمہاری، اور جس کا گلا تم اپنے ہاتھوں سے گھونٹنے والے تھے، کیا وہ بیٹی نہیں تھی؟ ناک چڑھا کر بولتی فاخرہ بیگم فی الحال ان کی بودھی دلیل ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس نے تو ویسے ہی مر ہی جانا تھا، بدبخت دل میں سوراخ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ لیکن رابی بڑے عامیانہ لہجے میں بول رہے تھے جب وہ ان کی بات کاٹ گئیں۔ ارے بس بس، یہ تم بے وقوف اس کو بنانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تمہاری تو میں رگ رگ سے واقف ہوں۔ ماہرہ تمہیں پسند کبھی تھی ہی نہیں، اور اس کی وہ مرلی سی لڑکی پیدائشی بدبخت ضرور تھی، لیکن اس کا علاج ممکن تھا۔ فاخرہ بیگم نے ان کی بولتی بند کروائی تھی۔ رابی کی آنکھ سے بہتے آنسوں میں روانی آنے لگی۔ پرانی باتوں کو مت چھیڑو فاخرہ۔ رہی بات رابی کے قتل کی، تو وہ تو فی الحال ممکن نہیں ہے، مجھے کچھ اور سوچ لینے دو۔ اپنی پیشانی مسلتے پریشان زدہ سی آواز میں بولے تھے۔ رابی کو اس پل ان دونوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم کچھ اور نہیں سوچو گے سلطان؟ زہیب اور کرن ہمارے بڑھاپے کے لیے بہترین سہارا ہیں۔ تم اس لڑکی کو فارغ کرواؤ، ورنہ میں خود اس کا قصہ تمام کر دوں گی۔ 4 سالوں سے میرے سر پر تلوار بن کر لٹکی ہوئی ہے۔ منہ کے برے زاویے بناتی کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ رابی دبے پاؤں مڑ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں اپنی بکواس بند رکھو، وہ ان پر چلائے۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ زیادہ تڑپ اٹھ رہی ہے بیٹی کے لیے، وہ بھی بدلے میں چیخی تھیں۔ انہیں برداشت ہی کب تھا سراج صاحب کا رابی کو فوقیت دینا۔ تکلیف نہیں ہو رہی پاگل عورت، فکر ہو رہی ہے تم سے پہلے مجھے جلدی سے یہاں سے دفان کرنے کی، لیکن تمہاری بے وقوفی مجھے ہمیشہ لے کر ڈوبتی ہے۔ وہ ہماری ساری باتیں سن کر گئی ہے یہاں سے۔ اگر میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں ملا لیتا تو جو کام سیدھی انگلی سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی۔ اب صبر رکھو اور دیکھتی جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہلکی آواز میں بولے تھے، جبکہ رابی کی وہاں موجودگی کا سن کر ایک پل کو فاخرہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سلطان صاحب اب اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ ایک نظر دہلیز کی طرف ڈال کر فاخرہ بیگم نے سلطان صاحب پر ڈالی۔ وہ شخص واقعی بے حد کائیاں اور شفاق تھا۔ وہ رابی کو وہاں دیکھ چکے تھے، اسی لیے پینترا بدل لیا تھا۔ فاخرہ بیگم کھسیانی سی ہو کر نظر جھکا گئی، جبکہ کمرے سے باہر دیوار سے بالکل لگ کر کھڑی رابی کے اندر باہر نفرتوں کے طوفان سے امڑنے لگے۔ اپنے باپ کے الفاظ اس کے لیے ناقابل یقین سے تھے۔
इसीलिए इसने इन्हें दिखाने को पर्दा हिलाकर वहाँ से चले जाने की अदाकारी की थी। और नतीजतन इसके सामने एक बार फिर सराज सुल्तान का सफाक चेहरा आ गया था। अब देखो गई भी है या नहीं। सुल्तान साहब की आवाज़ एक बार फिर इसके कानों में सुनाई दी। वो जल्दी से वहाँ से भागी। अपने कमरे में आकर औंधे मुँह बेड पर गिरी थी। लबों से निकलती चीखों का गला इसने मुँह तकिए में छुपाकर घोंटा था। अम्मा, इसे शिद्दत से इशरत जहाँ की याद आई थी। इसका दिल तकलीफ दे शिद्दत महसूस कर रहा था। जो कोई और महसूस करता तो शायद मर जाता, मगर वो ज़िंदा थी। वो ज़िंदा थी क्यों? क्योंकि वो हूर सुल्तान थी, जिसकी परवरिश इशरत जहाँ ने की थी। इसकी सख्ती से मीठी आंखों में इशरत जहाँ का नूरानी चेहरा, जबकि कानों में सलमा चची के अल्फाज गूंज रहे थे। वो अल्फाज जो अभी कुछ दिन पहले उनके लबों से अदा हुए थे, तब जब वो सलमान चचा के हमरा एबटाबाद आई थी। जोहा, जोहा। वो बेड पर झुकी बेडशीट दुरुस्त कर रही थी जब इसे मैसम की आवाज़ आई थी। वो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस के लिए निकला था। नीचे से आई इसकी आवाज़ पर वो जल्दी से सीधी हुई, दरवाजे की जानिब भागी। लेकिन वाह अफसोस कि सीधा अंदर आते मैसम से टकराई थी। हुमैरी का सर इसके सीने से क्या टकराया, इसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ था, जबकि इस तसादम पर वो सीख पासा हो गया। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? इसे दोनों बाजुओं से थामते हुए वो इस पर बरहम हुआ था। हुमैरी ने बंद आंखें बामुश्किल खोलकर सरासीमा निगाहों से उसकी जानिब देखा। आपने ही तो बुलाया था, इसीलिए आ रही थी मैं। भवें सुकेड़ कर वो मासूमियत के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी सादगी से बोली। वो एक पल को खामोश रह गया, फिर इस पर से नज़रें हटाता गोया हुआ था। शट अप, अपनी गलती तस्लीम करना तो तुमने सीखा ही नहीं। इसे अपने सामने से हटाते हुए झुंझलाए हुए अंदाज में बोला था। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप मुझसे? आंखों में पानी भरते हुए तकलीफ दे ज़दा से बोली। पिछले 4 साल से हालात जो भी रहे थे, वो ज़्यादातर इसे अपनी खामोशी की मार ही मारा करता था, लेकिन लफ्ज़ों की। तुमने सुबह ही सुबह मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। हाथ में पकड़ी फाइल बैठ की जानिब उछालते हुए गुस्से से बोला। वो हकीकतन रोने वाली हो गई। मैंने? हाँ तुमने। ये मेरी चीज़ों को तुम ही छेड़ती हो ना। 100 बार कहा है दूर रहा करो मुझसे भी, मेरी चीज़ों से भी। लेकिन पता नहीं भाई कौन सा नफसियाती मसला है तुम्हारे साथ। हर वक्त बस मेरे आसपास ही मंडलाती रहती हो। अलमारी के तीसरे खाने में सर घुसाए बेजारी से बोल रहा था। हुमैरी चुपचाप लपसिए धुंधली आंखों से इसकी पोस्ट देख रही थी। चाह कर भी इसे ये नहीं कह पाई थी कि इसके साथ नफसियात का नहीं, दिल का मसला है। वो मसला जिसे लोग आम लफ्ज़ों में मोहब्बत कहते हैं। अजाब बना कर रख दिए मेरी ज़िंदगी। बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाता वो अलमारी में रखी फाइलें छान रहा था, लेकिन शायद जो फाइल इसे मतलूब थी वो इसे मिल नहीं रही थी। आप रेड कवर वाली फ़ाइल तो नहीं ढूंढ रहे? अपने आंसू पीने की कोशिश करती बड़े ज़ब्त से बोली। इसके कांपती आवाज़ पर इसके फाइलें ऊपर नीचे करते हाथ रुके थे। इसकी जानिब घूमा। कहाँ है वो? इसने फ़ाइल की बाबत पूछा था। अंदाज फाड़ खाने वाला था। इसका सारा रिकॉर्ड तो मैंने परसों रात ही आपके लैपटॉप की हर फाइल में सेव कर दिया था ना। आप ही ने तो कहा था कि कर दूं, आप भूल गए क्या? आंखें पटपटाते हुए इसने धीमी आवाज़ में पूछा, जबकि इसकी इस इत्तला पर वो चौंका था। वो कतई भूल चुका था कि इसने परसों रात हुमैरी की मदद ली थी, लेकिन कल शाम से इसका जहन मफलूज हो रहा था। और नतीजा आज की गलती थी कि जब इससे परचेज़ रिकॉर्ड मांगा गया तो ना तो इसके पास वो फाइल थी और ना ही इसे ये बात याद थी कि इसके बैग में मौजूद लैपटॉप में सारा डेटा मौजूद है। इसीलिए तो वो घर वापस आया था। इसने खाली खाली नज़रों से हुमैरी का बेरिया चेहरा देखा। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो लड़की से पागल कर चुकी है। तभी कल शाम इससे तलाक देने की बात करने के बाद से इसका दिल और दिमाग सुकून में नहीं था। फ़ाइल का पूछ रहा हूँ, फ़ाइल कहाँ है? अपनी गायब दिमाग इस पर जाहिर नहीं करवाना चाहता था, इसलिए बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। वरना ये बात तो वो ख़ुद भी जानता था कि जब सब कुछ महफूज है तो फ़ाइल की ज़रूरत ही नहीं बचती। अपना भरम भी तो रखना था। वो ये रही। इसके करीब आते नरमी से बोली, फिर हाथ बढ़ाकर अलमारी में रखी फाइल्स में से एक ब्लैक कवर वाली फ़ाइल निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाई। इस बार मैसम को वाकई शर्मिंदगी हुई थी। इस कदर गायब दिमाग कैसे हो सकता था? वो रेड कवर ख़राब हो रहा था तो आप ही ने इसे ब्लैक कवर में पेपर्स रख दिए थे। इसे हक दक खड़ा देखकर निगाह झुका कर बोली, याद है मुझे। फ़ाइल इसके हाथ से झपटते हुए बरहमी से बोला, फिर जल्दी से चेहरे का रुख मोड़ गया। इसे डर था कहीं वो लड़की इसके अंदर का भेद ना पाले। हुमैरी ने नज़रें उठाकर कुछ परेशानी के आलम इसकी जानिब देखा, जो बेचैनी से अपने बालों में हाथ चला रहा था। मैसम। उसने इसके कंधे पर हाथ रखना चाहा जब वो ब्लैक कवर वाली फ़ाइल हाथ में लिए वहाँ से निकलता चला गया।
वो बेबस सी होकर कमरे से निकलते मैसम की पुश्त को देखने लगी। इसके जाने के बाद कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर जब इसे यकीन हो गया कि वो जा चुका होगा, ख़ुद भी कमरे से बाहर निकल आई। इसने फरहाना बेगम की तलाश में इतराफ़ में निगाह दौड़ाई थी। वो इसे इनके कमरे के खुले दरवाजे से अंदर कमरे में ही बेड पर बैठी नज़र आ गई थी। बातों की धीमी आवाज़ से मालूम हो रहा था कि माहिरा बेगम भी अंदर कमरे में मौजूद हैं। इसका दिल मज़ीद उदास हो गया। वो छोटे छोटे कदम उठाती उनके कमरे की तरफ आ गई। तो फिर गलती तो तुम्हारी है ना माहिरा, औलाद होते हुए भी तुम बे औलादी की ज़िंदगी गुजार रही हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी कमज़ोरी है। फरहाना बेगम की कुछ रौब भरी आवाज़ हुमैरी के कानों में पड़ी थी। तो मैं किस मुँह से इससे रब्ता करूँ आपा? वो तो शायद अब मेरी शक्ल देखना भी पसंद ना करे। माहिरा बेगम आबदीदा सी होकर बोली थी। हुमैरी दरवाज़ा पूरा खोल कर अंदर दाखिल हो गई। ऐसा मत सोचो तुम, हो सकता है वो बच्ची। हुमैरी को अंदर आते देखकर वो चुप सी हो गई। इन्हें एकदम यूं खामोश होते देखकर वो चोर सी बन गई। मैं चली जाती हूँ, गड़बड़ा कर पलटी। माहिरा बेगम जो इसे देख चुकी थी फ़ौरन बोल पड़ी, अरे नहीं चंदा, तुम भी मेरी बेटी हो, यहाँ आ जाओ। अपनी भीगी आंखें साफ करते हुए नर्म लहजे में गोया हुई। वह हकीकतन शर्मिंदा हो गई। बड़ी मुश्किलों से इन दोनों की जानी पलटी थी। सॉरी मम्मा। इसने पशेमान से होकर फरहाना बेगम की तरफ देखा था, जिनके चेहरे पर संजीदगी थी। यहाँ आओ। उन्होंने इसे अपने पास बुलाया तो वो कुछ झिझकती उनके करीब ही बेड पर जा बैठी। इसमें माफ़ी मांगने वाली तो कोई बात नहीं है जान, माहिरा बेगम ने प्यार से इसकी ठोड़ी छूते हुए कहा। उनकी मोहब्बत पर इसकी आंखें नम हो गईं। हुआ क्या है जोहा चंदा? इसे अपने सीने से लगाते फरहाना बेगम ने फ़िक्रमंदी से पूछा। इन्हें लगा शायद वो इनके रवैये से हर्ट हुई है। मम्मा, वो मैं से मुझे तलाक देना चाहते हैं, शिद्दत से रोते हुए बोलती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। इसकी बात वो दोनों ही अपनी जगह साकित से रह गई थी। मैसम अभी तक इसी लकीर को पीट रहा होगा, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इन्हें तो लगा था कि वक्त के साथ साथ वो इस रिश्ते को कबूल कर लेगा, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी वाक़या हुआ था। मैं बात करूँगी उससे। नहीं आपा, आप इससे कोई बात मत कीजिएगा। ये रिश्ता आपकी वजह से कायम हुआ था और अब तक कायम है। इसे तोड़ने या जोड़े रखने का फ़ैसला खुद मैसम को कर लेने दें। उनकी बात पर माहिरा बेगम ने कुछ सोचते धीमी आवाज़ में कहा। हुमैरी ने सर उठाकर भीगी नज़रों से उनकी जानिब देखा। और अगर उन्होंने मुझे तलाक दे दी तो? हुमैरी ने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। बदले में नफ़ी में सर हिलाते वो हौले से मुस्कुराई। कभी नहीं देगा। बात अब यह है कि वो तुम्हें तलाक दे ही नहीं सकता। वो चाहेगा तो तब भी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। वो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता चंदा। धीमी आवाज़ में बड़ा नर्म सा बोल रही थी। फरहाना बेगम को काफ़ी हद तक उनकी बात समझ आ रही थी, जबकि हुमैरी उलझन ज़दा निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। बेवकूफ़ लड़की, वो तुम्हें चाहने लगा है लेकिन मानना नहीं चाहता। वो इस सच से भाग रहा है जो वो खुद जान चुका है, लेकिन तुम पर जाहिर नहीं करना चाहता। इसका कांपता हाथ सहलाते हुए उन्होंने नर्म आवाज़ में कहा था। हुमैरी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आंटी, वो मुझे नहीं चाहते। वो तो आज भी आन आप ही से मोहब्बत करते हैं। मेरा होना या ना होना उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अपनी आंखें साफ करते हुए मायूस ज़दा सी कह रही थी। गलत। अगर तुम इसके लिए मायने ना रखती तो वो तुम्हें तलाक देने की बात ही ना करता। खुद ही सोचो ना कि कमरे में पड़ी एक बेमायने बेकार सी शय के पड़े रहने से हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है, चाहे वो जितना अरसा मर्जी यूं ही पड़ी रहे। हाँ, अगर वो ही शय हमारे लिए अहम हो जाए लेकिन हम इसे अहम मानना ना चाहते हों, इससे भाग रहे हों, तो फिर हम पहली फुर्सत में वो शय खुद से दूर करने की बाबत सोचते हैं। लेकिन सिर्फ सोच ही सकते हैं। हमारे लिए अहमियत का हामिल एक इंसान हो या फिर कोई शय, हम इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। माहिरा बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। फरहाना बेगम भी नरमी से बोली। हुमैरी को कुछ सहारा हुआ था, बड़ी दिक्कतों से मुस्कुराई। आंटी, क्या मैं कुछ कहूँ? लहजे को कदरे बशाश बनाते हुए बोली थी। हाँ बिल्कुल। माहिरा बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे इजाज़त दी थी। आंटी, आप अभी किस बारे में बात कर रही थी? मम्मा कह रही थी ना कि आप ख़ुद औलाद होते हुए बे औलादी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसा क्यों मम्मा? इस बार इसने फरहाना बेगम से पूछा था। उन्होंने तंबीही नज़रों से इसे घूरा तो माहिरा बेगम धीरे से हंसती। बच्ची को यूँ मत देखें आपा, इस घर की फ़र्द है तो ये भी हक़ रखती है कि इसे सब कुछ मालूम हो। माजी को कुरेदने से क्या होगा माही, बस दुख और तकलीफ़। कर तो तुम कुछ सकती नहीं, तो फिर जाने दो ये तल्ख़ बाब। हुमैरी हनूज़ मुंतज़िर निगाहों से माहिरा बेगम की जानिब देख रही थी। बताती हूँ, इसके सर पर चपत लगाते हुए नरमी से बोली तो हुमैरी हंस पड़ी। ये इन दिनों की बात है जब हम बालाई सिंध के इलाके धीरे धीरे उनके लब हिलने लगे थे।
फरहाना बेगम के चेहरे पर भी कर्ब के आसार नुमायां होने लगे। इशरत जहां और मलिक कासिम की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ी नुसरत थी, जिसके बाद सिराज सुल्तान, फिर सलमान सुल्तान थे। ख़ानदान में नुसरत की जोड़ का कोई लड़का मौजूद नहीं था। इशरत जहां को अपनी बहन रिफ़त जहां की तरफ से बेहद उम्मीद थी कि पहलोटी के बेटे की पैदाइश पर वो नुसरत को अपने बेटे के लिए मांग लेंगी, मगर वाह अफसोस कि रिफ़त जहां, जो कि इशरत जहां की बहन होने के साथ उनकी देवरानी भी थी, शादी के बाद से अब तक औलाद की नेमत से महरूम रही थी। नुसरत 3 बरस की हुई तो इशरत जहां फिर से उम्मीद से हो गई, लेकिन रिफ़त जहां हनूस खाली गोद थी। इस बार अल्लाह ने इशरत जहां को बेटे की नेमत से नवाजा था। मलिक कासिम सुल्तान ने बेहद मोहब्बत से बेटे का नाम सिराज सुल्तान रख दिया। इशरत जहां, जो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद थी, सिराज के 5 साल का हो जाने के बाद तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुकी थी, क्योंकि नुसरत 7 बरस जबकि सिराज 5 बरस का हो चुका था। लेकिन रिफ़त जहां की गोद खाली थी। रिफ़त जहां से ज़्यादा इशरत उनके लिए दुआ गो रहा करती थी। ये शायद उनकी दुआओं का ही नतीजा था। जब सिराज 7 बरस और नुसरत 9 बरस की हुई तो रिफ़त जहां उम्मीद से हो गई। मलिक गाह में खुशियों की एक लहर सी दौड़ गई। मलिक कासिम सुल्तान भी ये सोचकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुके थे कि सज्जाद के घर होने वाले बेटे को अपना दामाद बना लेंगे, लेकिन वाह अफसोस कि माहिरा की पैदाइश ने उन सब के अरमानों पर पानी फेर दिया। 10 साला नुसरत, जिसको अपने लिए गुड्डे का इंतज़ार था, गुड़िया देखकर चिढ़ सी गई। 8 साला सिराज को इससे कोई ज़ाती पुरखाश नहीं थी, लेकिन जब मलिक कासिम और सज्जाद ने बाहिम रजामंदी से सिराज और माहिरा की बात तय की तो इसे आग सी लग गई। ये सोच ही इसका खून खौलाती थी कि झोले में झूलती बच्ची इसकी मांग है। माहिरा बचपन से इसके पीछे लपकती, लेकिन वो इससे जान छुड़ाया करता। जहाँ रिफ़त बेगम माहिरा के मुस्तकबिल को लेकर मुतमईन थी, वहीं इशरत जहाँ दिन रात नुसरत के लिए फ़िक्रमंद थी। वक्त के पहिए कुछ मज़ीद आगे सरके थे। माहिरा ने 4थे साल में, जबकि सिराज ने 12वें साल में कदम रखा था, जब रिफ़त जहाँ के यहाँ शारिक, जबकि इशरत जहाँ के यहाँ सलमान सुल्तान की पैदाइश हुई थी। घर भर में खुशी की एक लहर दौड़ गई, जबकि सबसे छुपकर नुसरत ने बंद कमरे के धुंधले आईने के सामने खड़े होकर अपना रोता हुआ अक्स देखा था। वो 3 दिन पहले ही 14 बरस की हुई थी। वो जानती थी कि अब जो बच्चा पैदा हुआ है, ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक वही इसका शौहर बनेगा। इसे एक बार फिर अपने से कई बरस छोटी माहिरा से नफ़रत महसूस हुई थी, जैसे सिराज की सूरत में एक बेहतरीन जोड़ मिल चुका था। वो जब जब शारिक को देखती, इसे ख़ुद से ज़्यादा माहिरा से नफ़रत महसूस होती। इसके नसीब पर रश्क आता था। जैसे जैसे माहिरा बड़ी हो रही थी, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा था, मगर इसका नसीब था कि सिराज इस पर नज़र डालना गवारा भी नहीं करता था। वो पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादातर शहर लाहौर ही रहता था। जब कभी गांव आता तो इशरत जहां के तंबीह पर रिफ़त जहां से सलाम दुआ ले लेता, वरना माहिरा की वजह से इसे अपने चचा और खाला से भी चिढ़ होती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखती माहिरा इस मगरूर शख्स के इश्क में डूबने लगी, जबकि इसकी चाहत से अनजान मलिक सिराज ने शहरी में अपने क्लास फेलो फ़ाखरा से खुफिया निकाह कर लिया। सिराज के रोज़ो शब बेहद खूबसूरती से गुजर रहे थे। इसे कोई परवाह नहीं थी कि इसके इंतज़ार में 2 आँखें रात की तारीकियों में आसमान को घूरा करती हैं। फ़ाखरा और इसकी शादी को 2 साल भी ना गुजरे थे जब ज़ुहैब की पैदाइश हुई थी। 23 साल की उम्र, बेटे का बाप बनकर वो कुछ और मगरूर हो गया। ज़ुहैब को पाकर इसके अंदर से ख़ानदानी रिवायात का जो थोड़ा बहुत डर बाकी था वो भी निकल गया। ज़ुहैब की पैदाइश के 2 माह बाद ही वकालत की डिग्री और अपने बीवी बच्चे को लेकर इसने गांव का रुख किया था। इसके साथ एक अदद बीवी और बच्चा देखकर जहां 15 साला माहिरा पर अज़ियतों के पहाड़ टूटे थे, वहीं इशरत जहां और रिफ़त जहां को भी गहरा सदमा लगा था। आसिम मलिक के लिए बेटे का इक़दाम किसी शर्मिंदगी से कम नहीं था। हाँ, इस सब में फ़क्त नुसरत ही थी, जिनके करख्त चेहरे पर फ़ाखरा को देखकर मुस्कुराहट आई थी। माहिरा का धुआं धुआं होता चेहरा उनके अंदर बाहर ठंडक से भर गया था, जबकि इस वक्त 11 साला शारिक और सलमान को तो इतनी होश ही नहीं थी कि वो मामले की संगीनी पर गम मनाते। सिराज जिस बात को फ़क्त एक मामले के तौर पर डील कर रहा था, वो इसके लिए मसला बन जाएगा, इसने सोचा भी नहीं था। आसिम ने इसे माहिरा से निकाह करने का हुक्म दिया था, जिस पर इनकार की सूरत में उन्होंने सिराज को जायदाद से आग कर देने की संजीदा तरीन धमकी दी थी। उनकी इस धमकी पर वो बुरी तरह सुलगा था। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि फ़ाखरा की खातिर करोड़ों की जायदाद छोड़ देता, लेकिन वो नहीं जानता था कि फ़ाखरा इससे भी ज़्यादा समझदार है। फ़ाखरा ने इसका ध्यान माहिरा की जायदाद की तरफ भी करवाया था और इसे बखुशी इजाज़त दी थी कि वो माहिरा से शादी कर ले।
فاخرہ کی اجازت پا کر سراج نے کڑوا گھونٹ بھرا تھا اور ماہرہ سے نکاح کر لیا، لیکن اس کی شرط یہی تھی کہ وہ فاخرہ کو طلاق نہیں دے گا۔ ماہرہ سجاد کے لیے شاید یہی بہت تھا کہ اسے سراج سلطان کا ساتھ نصیب ہوا۔ اس کے معصوم نقوش اتنے پرکشش ضرور تھے کہ سراج اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ فاخرہ کی اداکاریوں اور ناز برداریوں کے بعد اس کے پاس صرف اتنی فرصت بچتی تھی کہ وہ اپنی جاب کو وقت دے سکے۔ ماہرہ اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، لیکن فاخرہ کی وجہ سے وہ اس سے ذرا فاصلہ رکھتا تھا۔ پھر جانے کیسے وہ بے بس ہوا تھا کہ ماہرہ کو خود سے قریب کر لیا۔ اس رات فاخرہ تو لاپرواہ بنی سوتی رہی، لیکن 27 سالہ نصرت سرخ آنکھوں سمیت جاگتی رہی۔ ماہرہ کی خوشحالی اس کے برداشت سے باہر تھی۔ اس کا منگیتر شارق سجاد 13 برس کا ہو چکا تھا۔ شارق کو ملک گاہ کی چھت پر کھیلتے کودتے دیکھ کر اس کے اندر لگی آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ اسے اس بچے سے نفرت تھی جس کے جوان ہونے تک اسے پابند کر دیا گیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ شادی کے 3 سال بعد ماہرہ کی گود میں آن آ گئی، جبکہ فاخرہ کی یہاں کرن کی پیدائش ہوئی تھی۔ سراج بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی پوتیوں کی پیدائش پر خوشی دیکھ کر خاموش رہا۔ آن غیر معمولی کمزور تھی۔ اسے پیدائش کے بعد ہی سے سانس لینے میں پریشانی آ رہی تھی۔ اولاد کی تکلیف پر ماہرہ کی حالت بے حد خراب تھی۔ اس کے دل میں سوراخ کی تشخیص ہو جانے پر ماہرہ کا اپنا دل بند ہو جانے کو تھا۔ قسمت کی منظوری سے وہ واقف نہیں تھی، لیکن اپنی ممتا سے مجبور ہو کر انہوں نے آن کی زندگی بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ملک قاسم کے روب کے باعث سراج آن کے علاج کے سلسلے میں ماہرہ کو لے کر شہر چلے جایا کرتا تھا۔ آخر کب تک؟ 1 ماہ، 2 ماہ، 1 سال۔ وہ محض 1 سال میں تنگ آ چکا تھا۔ حیران تو وہ سبھی تھے کہ آن سلطان اب تک زندہ کیسے ہے، لیکن ڈاکٹرز کے علاج اور اللہ کی قدرت نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا۔ وقت مزید آگے سرک گیا اور سراج کی برداشت اس حد تک جواب دے گئی کہ وہ آن کو موت کے گھاٹ اتارنے پر تل گیا۔ اس دوران ماہرہ بیگم کے والد ملک سجاد وفات پا چکے تھے۔ ان کے وفات کے بعد 18 سالہ ملک شارق نے نصرت سے کی گئی منگنی سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنے سے 14 برس بڑی اس لڑکی میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں کی تھی۔ شہر کی تعلیم، کالج کے خواب اور زہرہ سی کی گئی جوانی کی محبت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس کے انکار نے ملک گاہ کی در و دیوار کو ہلا ڈالا تھا۔ رفعت جہاں نے بہترے اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑے، لیکن وہ تو اپنی محبت سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سراج سلطان نے اس موقع کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہرہ کو طلاق دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ وہ کسی بھی صورت ماہرہ اور آن سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ شارق کو نصرت سے شادی نہ کرنے کی صورت میں جائیداد سے بے دخل ہونا پڑا، لیکن زہرہ کی خاطر اس نے پوری دنیا کو ٹھکرا دیا۔ ماہرہ نے بے بسی کی شدید عالم میں شارق کا ملک گاہ سے نکالے جانا دیکھا تھا۔ رفعت جہاں شاید ایسا نہ کرتی، لیکن بیوگی اور سراج کی ہٹ دھرمی نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شارق کو گھر سے نکالنے کے اگلے روز ہی سراج نے اپنی ہی زمینوں پر کام کرنے والے خوش شکل مزارے سے نصرت کا نکاح کروا دیا۔ اکرما کی شکل تو نصرت کو بھی بھائی تھی، لیکن اس کی اوقات نے اسے تکلیف دی تھی۔ اب مسئلہ ایک بار پھر جائیداد کا تھا۔ ماہرہ کے نام جو زمینیں تھیں ان پر مکمل طور پر ماہرہ کا ہی حق تھا، لیکن شارق کے حصے کی 3 گنا زمینیں اب سراج ہتھیانا چاہتا تھا، اور ذریعہ اب وہ آن کو بنا رہا تھا۔ اس نے رفعت جہاں سے تقاضا کیا تھا کہ شارق کا حصہ آن کے نام کر دیا جائے۔ ملک قاسم سراج سلطان کی بدماشیوں اور خود غرضی کے باعث وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے تھے۔ سلمان ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ بڑے بھائی کے داؤ پیچ سمجھ سکتا۔ اس کا دھیان ابھی پڑھائی کی طرف تھا۔ رفعت جہاں نے عشرت جہاں اور ملک قاسم کے مشورے سے شارق کی تمام تر جائیداد سراج اور ماہرہ کی آنے والی اولاد کے نام لگا دی۔ مزید اولاد نہ ہونے کی صورت میں جائیداد کسی امدادی ادارے کے پاس چلی جاتی۔ یہ ان تینوں بزرگوں کی سراج سے ماہرہ کو باندھے رکھنے کی کوشش تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس رشتے کو ٹوٹنا ہی ہو اسے کوئی دوسری قوت جوڑے نہیں رکھ سکتی۔ رفعت جہاں کے فیصلے پر سراج خوب آگ بگولا ہوا تھا، لیکن رفعت جہاں جانتے تھے کہ آن زیادہ عرصے کی مہمان نہیں ہے۔ وہ جائیداد اس کے نام کر کے سراج کو کھلی من مانی کا موقع بھی نہیں دے سکتی تھی۔ فاخرہ بیگم اس فیصلے پر بل کھا کر رہ گئیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھیں۔ سراج ماہرہ سے بندھے رہنے پر مجبور تھا۔ ادھر آن اور کرن 4 سال کی ہوئیں تو نصرت کے یہاں اسید کی پیدائش ہوئی، اور وہیں ایک بار پھر ماہرہ امید سے ہوئی تھی۔ لاغر سی آن معجزاتی طور پر دوائیوں اور ماہرہ کی کوشش سے زندہ تھی۔ ماہرہ کی جان اس نازک سی گڑیا میں بستی تھی جس کے دل کی دھڑکنیں سست رہا کرتی تھیں۔ آن کی فکر اور سراج کی بے اتنائی اور رفعت جہاں کی اچانک موت اس طرح سے رنگ لائی کہ ماہرہ نے بیٹی کو وقت سے پہلے جنم دیا تھا۔
छोटी सी सुर्ख सफ़ेद गुड़िया आन ही की तरह कमज़ोर थी, लेकिन इसके अंदरूनी तौर पर बिल्कुल ठीक होने पर माहिरा ने बेख्तियार शुक्र अदा किया था। राबी की पैदाइश पर सिराज सुल्तान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चली थी। अब इसे इस बच्ची के कानूनी तौर पर बालिग होने का इंतज़ार करना था। मलिक कासिम बिल्कुल मुतमईन थे। सिराज का जलना कोड़ना उनके लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन उनका इत्मीनान सिराज के लिए बेमायने नहीं था। इसे अपने बाप से शदीद नफ़रत महसूस हुई थी। इसने राबी की पैदाइश के तीसरे दिन ही रात की तारीकी में इन्हें अब्दी नींद सुला दिया था। इशरत जहाँ को इसने कुछ सोचकर बख्श दिया था। घर में एक कोहराम सा मच गया। आधा गांव मलिक कासिम की मौत पर अश्कबार हुआ था, लेकिन वो बेतासुर चेहरा लिए तमाम अमूर सर अंजाम देता रहा। उनकी मौत के 1 माह बाद इसने इनके हिस्से की जायदाद भी हथिया ली थी। सलमान बालिग हो चुका था, सो इसकी जायदाद के मामले में वो बेबस था। वो इसे अपनी जॉब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने ढेर और काले करतूत छुपाने को वो इस शोबे से मुंसलिक था। बेवगी की चादर ओढ़ चुकी इशरत जहाँ अब मुकम्मल तौर पर सिराज के रहमो करम पर थी। मलिक कासिम की मौत के बाद से सिराज आन की तरफ से बिल्कुल बेबहरा हो चुका था। 1-2 बार तो सलमान माहिरा और आन को शहर ले गया था, लेकिन आखिर कब तक। ड्राइवर भी सिराज के हुक्म के ग़ुलाम थे, और सिराज तो ख़ुद यही चाहता था कि आन मर जाए। पूरे घर में फ़ाखरा की हुकूमत थी। किरण आते जाते आन के बाल नोचती तो कभी इसके गाल पर थप्पड़ जड़ देती। मजबूरन माहिरा को शारिक से रब्ता करना पड़ा था। इसने रोते हुए ख़ुद से छोटे भाई को अपनी दास्तान सुनाई थी। शारिक ने इसे लाहौर आ जाने का मशवरा दिया था। माहिरा ख़ुद भी ज़बरदस्ती के इस रिश्ते से थक चुकी थी, जिसने ऐन जवानी में इसे बूढ़ा कर दिया था। एक रात इसने चुपके से 2 माह की राबेल को इशरत जहाँ की गोद में डाल दिया और ख़ुद आन को लेकर शारिक के हमरा लाहौर आ गई।